हेलो ड्यूजन के यस मैं हूँ आशुतोष AI16 CA फाइनल्स मई 2026 एंड आज अपन डिस्कस करने वाले द एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी दैट हेल्प मी टू सिक्योर 77 मार्क्स इन माय CA फाइनल ऑडिट एग्जाम। तो देखो, ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है तो शायद कि सबसे ज़्यादा हेटेड सब्जेक्ट होगा अमंग द CA स्टूडेंट्स। एंड इवन जब मेरी रैंक आई उसके बाद जो भी मुझे मैसेज आया ना उसमें काफ़ी सारे ऐसे मैसेज आए कि ऑडिट में आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी या फिर ऑडिट में प्रॉब्लम वगैरह होती है। तो एक ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा सभी को प्रॉब्लम आती है एंड मुझे भी आती थी क्योंकि मुझे भी ऑनेस्टली थ्योरी सब्जेक्ट उतना ज़्यादा पसंद थे नहीं, ठीक है। राइट फ्रॉम माई CA फाउंडेशन डेज लॉ भी मुझे पसंद नहीं आता था। तो वो सब चीज़ें हमेशा रहती थी कि याद नहीं होता एंड वो सब चीज़ें हमेशा रहती थी। एंड उस चीज़ को मैंने कैसे अपनी स्ट्रेंथ में बदला, इस तरीके से कि इवन आज भी अगर मुझसे कुछ ऑडिट का कोई प्रोविजन जो मैंने प्रोविजन या फिर जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़े थे ना वो भी अगर आज भी कोई पूछेगा तो काफ़ी सारे इवन मुझे आज भी बुकिश लैंग्वेज में याद है। तो इसको किस तरीके से अपन को करना है तो वो आज अपन डिस्कस करने वाला है। तो देखो, कोई भी सब्जेक्ट को अपन पढ़ते हैं सो फर्स्ट थिंग जो भी अपन करते हैं दैट इज़ द क्लासेस या फिर जो भी नोट्स वगैरह अपन रेफर करते हैं वो फाइनलाइज करना। तो देखो, क्लासेस मैंने अराउंड 1.5 ईयर्स बिफोर द एग्जाम करी थी। एंड क्लासेस में थ्योरी सब्जेक्ट में ऐसा है कि आपको बस एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है, बाकी याद तो आपको कुछ भी नहीं रहने वाला। एंड इवन और जैसे सब्जेक्ट में तो आप अगर क्लासेस नहीं भी लोगे तो भी मतलब वर्क कर जाएगा। मतलब आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए जो कि मतलब यूट्यूब पे इतने सारे रिविजन वीडियोस वगैरह अवेलेबल हैं, तो उससे आपको हो ही जाएगी। तो क्लासेस नहीं भी लोगे तो भी चलेगा। दूसरा है कि आपको अपना मटेरियल कैसा रखना है, तो उसके रिलेटेड मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, उसको जरूर से चेकआउट कर लेना। बाकी थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि आपको हमेशा ऐसा मटेरियल रखना है जो कि आप 1.5 डेज बिफोर द एग्जाम में कवर भी कर पाओ एंड द सेम टाइम उसमें 100% कवरेज भी हो। तो वो आपको कैसे करना है वो जरूर से मेरी वीडियो में आप देख लेना। तो यहाँ तक अपना हो गया मटीरियल। अब जब 1.5 ईयर्स बिफोर माई एग्जाम तक मैंने अपनी क्लासेस कंप्लीट कर ली थी, उसके बाद ड्यूरिंग माई आर्टिकलशिप डेज ऑडिट का मैंने एक भी रीजन नहीं किया था। बाकी से के फिर भी मैंने एक दो रीजन कर लिए थे, बट ऑडिट का मैंने नहीं किया था क्योंकि वो हो ही नहीं पा रहा था। मैंने एक बार स्टार्ट भी किया था बट वो हो नहीं पा रहा था क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट था, इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था। तो कुल मिला के टाइम ही वेस्ट हो रहा था। तो मैंने सोचा था कि ठीक है अपन इसे अपने स्टडी लीव में करेंगे। तो इस तरीके से स्टडी लीव आ गई। अब जब स्टडी लीव में मैंने फर्स्ट ईयर स्टार्ट किया, सो फर्स्ट ईयर मैंने ऑडिट का प्लान किया फॉर 14 डेज। 14 डेज में मैं क्या करने वाला था कि 12 डेज तो इनिशियली मैंने दिए थे फॉर दी मतलब जो भी मैं कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ूंगा एंड जो क्वेश्चन वगैरह मैं देखूंगा उसके लिए। उसके बाद 1.5 डेज में मैं जो भी मैंने 12 डेज में पढ़ा है उसको वापस से रिवाइज करूंगा एंड जो रिमेनिंग हाफ डे है उसमें अपना मॉक टेस्ट दे दूंगा। तो इस तरीके से मैंने अपना फर्स्ट यूनिट प्लान किया था एंड वो हो भी गया था, ठीक है। रिविजन्स को मैं किस तरीके से डेली ब्रेक डाउन करता था वो मैंने अपने एक्सेल प्लान वाले वीडियो में बताया था, उसको जरूर से आप चेकआउट कर लेना। बाकी मैं क्या करता था, जितने भी मेरे नंबर ऑफ पेजेस में कॉन्सेप्ट बुक होते थे ना उसे डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज कर देता था और फिर जितने पेजेस आते थे उससे हम देख लेता था कि आज मुझे कितने चैप्टर्स करने हैं। तो वही चीज़ मैं ट्राई करता था, तो आप भी उसे ट्राई कर सकते हो। तो फर्स्ट रिवीजन तक तो कोई इशू नहीं था। प्रॉब्लम कहीं जब मेरा सेकंड रिवीजन है, तो सेकंड रिवीजन आई थिंक अराउंड 1.5 मंथ्स लेटर था फ्रॉम द फर्स्ट रिवीजन। तो जब मैंने सेकंड रिवीजन स्टार्ट किया तो उस टाइम मेरी एडवांस ITD भी चल रही थी। सो व्हाट आई नोटिस्ड कि जो टाइम मुझे फर्स्ट रिवीजन में लग रहा था ना सेम टाइम मुझे सेकंड रिवीजन में लग रहा है, जबकि जो बाकी सब्जेक्ट्स थे उसमें 2 से 3 दिन कम हो गया था ये चीज़। तो अब यहाँ पे जाके इशू आ गया था कि जो फर्स्ट रिवीजन मैंने किया था उसका तो कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ क्योंकि अल्टीमेटली सेकंड रिवीजन में उतना ही टाइम लग रहा है एंड मैं हर रिवीजन में तो 15 डेज नहीं दे सकता। 15 डेज या 14 डेज जो मैंने दिए थे वो तो नहीं दे सकता। तो यहाँ पे जाके इशू आ गया था। अब जैसे तैसे मैंने अपना सेकंड रिवीजन कंप्लीट किया, अपने मॉक टेस्ट दिए, उसके बाद जो भी मेरी वीकनेस थी वो मैंने लिखी जैसे कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था। सो वो चीज़ मैंने करी। अब उसके बाद मैंने क्या किया कि आई रियलाइज़ कि ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है इसके साथ आपको डेली कनेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैंने 1.5 आवर्स रोज ऑडिट को देना स्टार्ट किया एंड बिकॉज आई एम मॉर्निंग पर्सन तो मैंने जो इनिशियल 1.5 आवर्स थे मेरे डे के 5:30 to 7 AM वो वाला आवर्स मैंने ऑडिट को देना चालू किया। अब देखो उसमें भी क्या चीज़ होगी कि ऑडिट एक वास्ट सब्जेक्ट है, तो अगर आप रोज़ ही अलग अलग चीज़ें पढ़ रहे हो कि 1.5 आवर्स में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, तो अगर रोज़ ही अलग अलग चीज़ें पढ़ रहे हो तो उसका भी कोई बेनिफिट होने नहीं वाला। क्योंकि एक चीज़ जो आपने फर्स्ट डे पढ़ी अगर आप कंप्लीट उसे 50th डे पे कर रहे हो तो जो 51st डे आप वही चीज़ पढ़ रहे हो जो आपने फर्स्ट डे पे पढ़ी थी, तो ऑब्वियसली आपको याद नहीं रहने वाली। तो उसके लिए क्या किया, उसके लिए आई डिड द 10 डेज हैक। तो उसमें मैंने क्या किया था, मैंने इंश्योर किया कि जो भी चीज़ मैं 1.5 आवर्स में पढ़ रहा हूँ दैट थिंग हैज़ टू कंप्लीट विद इन 10 डेज एंड जो फर्स्ट डे मैंने पढ़ा उसको 11th दिन मुझे रिपीट करना है। सो व्हाट आई डिड कि जो ऑडिट का सब्जेक्ट है उसे आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, एसीज, प्रोफेशनल एथिक्स एंड अदर चैप्टर्स। एंड जो एसीज एंड प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनकी सबसे ज़्यादा कवरेज होती है। अगर आप इन दोनों चीज़ को भी करके जाओ ना
तो पास तो आपको ये दोनों करा देंगे, बाकी जो भी आपके मार्क्स बाकी चैप्टर्स में आ रहे हैं वो एक एडिशनल बोनस है आपके लिए। तो मैंने भी यही सोचा कि पहले अपन एसीज एंड प्रोफेशनल एथिक्स को परफेक्ट करते हैं। तो एसीज को मैंने पहले पिक किया, तो एसीज की मेरे पास अराउंड 100 पेजेस थे, तो 100 / 10 मैंने किया, अराउंड 10 पेजेस मुझे रोड पढ़ने हैं, ठीक है। तो 1.5 आवर्स में मुझे वही 10 पेजेस करने थे। एंड देखो, अगर ऑडिट कोई कर रहा है तो 10 पेजेस 1.5 आवर्स में रट्टा मारना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए मैंने किया क्योंकि ये मेरी एक कंटिन्यूस साइकिल होने वाली थी ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। तो मैंने सोचा कि जितना मुझसे 1.5 आवर्स में रट्टा मर रहा है उतना मैं करूँगा, बाकी मैं सिर्फ रीड करूँगा, क्योंकि अगर मैं मल्टीपल टाइम रीड भी करूँगा ना तो वो अपने आप ही मुझे याद हो जाएगा। सो ये प्रैक्टिस मैंने कंटिन्यू की ओवर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, कि 10 डेज तक रोज मैं 1.5 आवर्स वो 10 पेजेस कंप्लीट करता था। तो कुल मिला के जब मेरा 10 डे आएगा तब तक 100 पेजेस सारे कंप्लीट हो जाएंगे ऐसे के, एंड 11th डे वही चीज़ मैं वापस रिपीट करने वाला हूँ। तो ये चीज़ मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स की। एंड जब तक मेरे 3 मंथ्स एंड हुए तब तक मैंने रियलाइज़ किया कि ऐसे एकदम मेरे टिप पे आ गए, ठीक है। तो उसका मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ। अब जब 3 मंथ्स एंड हो गए उसके बाद सेम चीज़ मैंने प्रोफेशनल एथिक्स के लिए की, ठीक है, 2 मंथ्स के लिए। और उस 2 मंथ्स में थोड़ा थोड़ा कभी कभी एसेज को भी पढ़ लेता था ताकि थोड़ा सा कनेक्ट उससे बनता रहे। तो ये चीज़ मैंने करी, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो 3 मंथ्स में मेरे 9 टाइम्स तो वैसे ही हो गया ये 10 डेज करके। उसके अलावा जो डेडिकेटेड रिविजन में अलग से कर रहा था ऑडिट के, वो भी 1-2 तो हो ही गए होंगे। तो अराउंड 10 to 11 टाइम्स मैंने एसेज को 3 मंथ्स में पढ़ लिया था। एंड सिमिलर फॉर द प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स खत्म हो गया, उसके बाद मैंने बाकी चैप्टर्स की वाली चीज़ स्टार्ट करी। तो वो एक चीज़ मैंने इम्प्लीमेंट करी थी, तो उसे भी आप जरूर से चेकआउट कर सकते हो। बाकी एक मैंने ये देखा था कि मतलब थोड़ा सा एनालिसिस किया था कि कौन सा ऐसा चैप्टर है जो ज़्यादा मार्क्स के आते हैं एंड जिनका कंटेंट भी कम है। तो उसका थोड़ा सा एनालिसिस मैं यहाँ पे लगा दूंगा, तो वो भी आप जरूर से चेकआउट कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास टाइम कम हो तो उस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हो। बाकी मतलब उतना ज़्यादा रेलेवेंस है नहीं उस चीज़ का, क्योंकि ICAI आजकल कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वो चीज़ आप देख लेना एक। उसके अलावा काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आता है कि क्या हमें ऑडिट सब्जेक्ट में क्वेश्चन बैंक करना है या फिर क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी है। तो देखो, अगर आप मॉक टेस्ट लिख रहे हो ना तो आपके क्वेश्चंस वैसे ही प्रैक्टिस हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो 1 से 2 बार आप क्वेश्चन बैंक या फिर जो भी क्वेश्चन बुक आप रेफर कर रहे हो उसे आप देख सकते हो। देखो, ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस नेग्लिजिबल रहते हैं, स्पेशली जब ICAI यूज़ कर रहा है तो और भी कम चांसेस हो गए। बट क्वेश्चन देखने से बस एक आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पुट ऑन होंगे एग्जाम में। तो वो चीज़ आप कर सकते हो जरूर से। उसके लिए MCQs के लिए आपको कुछ प्रिपेयर करना है तो ICAI की MCQ बुकलेट है, उसे आप जरूर से चेकआउट कर सकते हो। क्योंकि MCQs ऑडिट में थोड़े से कंफ्यूजिंग आते हैं, तो थोड़ा सा आपको एक आइडिया हो जाएगा किस तरीके से अपन को MCQs को अप्रोच करना है। तो वही चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके अलावा तो यहाँ तक मतलब रिवीजन फेज मेरा कंप्लीट हो गया था। रिवीजन मैंने आई थिंक अराउंड 6 रिवीजन किए थे ऑडिट के, अपार्ट फ्रॉम दी 1.5 आवर्स जो मैं रिवाइज कर रहा था। तो ये मेरा एग्जाम तक चला, ठीक है। अब जब एग्जाम आए तो एक और मैंने चीज़ इंश्योर करी थी कि फर्स्ट एग्जाम अपना FR का होता है। तो FR के जो मेरे 4-5 डेज थे उससे जस्ट पहले जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ वो ऑडिट पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है इसको रिटेंशन की रिक्वायरमेंट है। तो वो मैंने किया था, तो उससे भी काफ़ी हेल्प हुई थी। तो यहाँ पे जाके एग्ज़ाम आ गया। अब जो एग्ज़ाम के 1.5 डेज बिफोर द एग्ज़ाम्स थे, तो ऑडिट के केस में थोड़े से स्पेशल थे, क्योंकि इससे जस्ट पहले अपना AFM वाला एग्ज़ाम हुआ था। एंड AFM में क्या हुआ था वो सभी को पता है। तो वो वाले थोड़े से स्पेशल थे। तो उसमें फिर मैंने क्या किया कि मतलब मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि अपन कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस से करना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड से करना चाहिए। तो वही चीज़ मैंने अपने साथ कैरी ऑन करी। तो जो भी AFM एग्ज़ाम में हुआ था ना वो मैं एग्ज़ाम हॉल में भूल के आ गया था। उसके बाद ऑडिट मैंने इस तरीके से स्टार्ट किया जैसे कि मैं किसी और बाकी सब्जेक्ट पर स्टार्ट कर रहा था। तो वो काफ़ी हेल्प की, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता कि अगर मैं AFM के एग्ज़ाम के बारे में सोचता रहता तो शायद मेरा पूरा टाइम ही उसके बारे में सोचने में निकल जाता और ऑडिट मेरी कंप्लीट ही नहीं हो पाती। तो वो एक चीज़ मैंने इंश्योर करी। दूसरी चीज़, मैंने अपने जो भी टाइम था उसको फेजेस में बांटा। जैसे कि आफ्टर AFM एग्ज़ाम थोड़ा सा अपने पास टाइम बचता है उस दिन, उसके बाद नेक्स्ट डे अपने पास पूरा दिन रहता है, तो उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। उसके बाद उससे जो नेक्स्ट डे है उसमें भी अपने पास थोड़ा सा टाइम रहता है बिफोर दी ऑडिट एग्ज़ाम, तो उसको भी मैंने देखा, ठीक है। तो पूरा डिवाइड कर लिया। उसमें देखा कि मुझे कौन कौन से चैप्टर कब कब करने हैं कंप्लीट, कितने टाइम में कितने कंप्लीट करने हैं। तो जो इस तरीके से मैंने डिवाइड कर लिया था। लेकिन जो फर्स्ट डे मेरा था राइट आफ्टर दी AFM एग्ज़ाम, उसमें मेरा थोड़ी सी कवरेज उतनी नहीं हो पाई थी इतना मैंने प्लान किया था, क्योंकि मतलब मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ तो मैं जल्दी सो जाता हूँ। मैं अराउंड 11-11:15 सो गया था।
तो उतनी ज़्यादा कवरेज नहीं हो पाई थी। तो सेकंड डे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा करना था, तो सेकंड डे मैंने थोड़ी सी स्पीड बनाई एंड सेकंड डे मैंने काफ़ी कवर किया। उसके बाद जो पीरियड बिफोर दी ऑडिट एग्जाम था, क्योंकि मैं मॉर्निंग पर्सन तो 5:30 में उठ जाता था, तो उधर मैंने काफ़ी कवरेज की। एंड उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि अब मैं कितना भी कर लूँ एक चैप्टर मुझसे छूटेगा, ठीक है, टू रिवाइज विद इन दी 1.5 डेज। तो अब कौन सा चैप्टर मुझे छोड़ना है, ये थोड़ा सा इशू था। बट मैंने सोच लिया था कि अगर मुझे कोई भी छोड़ना पड़ रहा तो आई वुड लीव दी बैंक ऑडिट। तो उसके क्या रीज़न थे, उसके दो रीजन थे। एक तो था कि जो बैंक ऑडिट है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल चैप्टर है, थोड़ा सा मुझे वो समझ में आता था, तो अगर मैंने रिवाइज नहीं भी किया उससे तो भी मैं उसके क्वेश्चन शायद कर पाता। दूसरा एक रीज़न था कि जो बैंक ऑडिट है ना, इसको मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, तो मुझे पता था कि बैंक ऑडिट से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आने के नेग्लिजिबल चांसेस है। एंड वो हुआ भी था, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आया भी नहीं था बैंक ऑडिट से। तो वो एक चीज़ मैंने करी थी, इसलिए मैंने बैंक ऑडिट को लीव करके गया था। अब उसके अलावा काफ़ी लोगों का एक और डाउट होता है कि क्या हमें ऑडिट में मतलब पूरी लैंग्वेज याद करनी है, ठीक है। तो देखो एग्जैक्ट लैंग्वेज याद करना इतने सारे कंटेंट की, वो तो मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आप सिर्फ जो कीवर्ड्स हैं उनको याद करो, ठीक है। जो कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि सपोज कोई भी लाइन है कि मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रायर पीरियड ऑडिट इशूज़, ठीक है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट, टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, प्रायर पीरियड ऑडिट इशूज़, ये आपकी कीवर्ड्स हैं। बाकी जो भी आपकी लैंग्वेज है ना, उसके बाद मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, तो मैनेजमेंट कैन बी रिस्पॉन्सिबल, शुड बी रिस्पॉन्सिबल, मे बी रिस्पॉन्सिबल, ये भी आप कर दोगे ना, तो भले ही थोड़ा सा सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो रहा है, उससे कोई इशू नहीं होने वाला, मतलब आपको हमें मतलब पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हो। बाकी जब एग्ज़ाम लिखोगे तो दो बोनस टिप्स हैं। एक तो आप काफ़ी बार रियलाइज़ करोगे कि जब भी आप एग्ज़ाम लिख रहे हो ना, तो आपको अंदर का कंटेंट याद तो है, बट आपको यही समझ नहीं आ रहा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा आपको कंटेंट लिखना है। जैसे कि सपोज क्योंकि ऑडिट में क्या होता है कि काफ़ी सारे सिमिलर से टॉपिक्स होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं ये अपन को क्लिक ही नहीं हो पाता। अपन को भली सारी चीज़ याद है, लेकिन अपन को ये नहीं आ पा रहा है कि अपन को लिखना क्या है, अपन सारी चीज़ तो लिख नहीं सकते। तो वो एक इशू आ जाता है। तो उसके लिए आप क्या करना, जब भी आप रिवीजन कर रहे हो ना, तो जो भी हेडिंग्स होती हैं या फिर कंटेंट के जस्ट पहले की जो लाइन होती है ना, उसे आप एक बार रीड आउट जरूर से कर लेना कि जो क्वेश्चन होता है ना उसमें वो हेडिंग या फिर वो जो लाइन है वो कहीं ना कहीं आने वाली है। भले ही वो आपको एक पेज का क्वेश्चन दिख रहा हो, बट वो एक लाइन या फिर वो एक हेडिंग है ना, वो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन में डाल देंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको फिर आंसर करना पड़ेगा। तो वो जरूर से आप रीड आउट कर लेना, अदरवाइज आपको एक क्लिक ही नहीं होगा कि आपको कौन सा आंसर कहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट थिंग तो ये हो गई। दूसरी थिंग कि देखो दो टाइप के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, एक तो जो है कि कंप्लीट कवरेज करके गए हैं और एक जो कंप्लीट कवरेज नहीं करके गए। तो जो कंप्लीट कवरेज नहीं करके गए हैं उनके लिए तो ये चीज़ एप्लीकेबल ही नहीं है। बट जो कंप्लीट कवरेज करके गए हैं, जो चाहते हैं कि वो 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करें, तो देखो क्या होगा कि जो भी अपन इनिशियली क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, तो अपन हमेशा वो वाला क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं जो कि अपन को सबसे ज़्यादा आता है। तो सबसे ज़्यादा आता है ना, तो अपन क्या करेंगे, इनिशियली उसमें बहुत ही ज़्यादा लिख देंगे। मतलब अपन को कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या रिक्वायर कर रहा है अपन से, कितना अपन को लिखना है, कितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है। क्योंकि क्या होगा, अगर अपन ने बहुत ही ज़्यादा इनिशियली लिख दिया तो एंड के क्वेश्चन के लिए अपने पास बहुत ही कम टाइम बचेगा। तो वो चीज़ अपन को कभी नहीं करनी है, अपन को हमेशा ये देखना है कि अपन को कितना लिखना है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। तो वो चीज़ आप जरूर से कर लेना। बाकी ऑडिट में आपको फिर भी कहीं पे कोई डाउट आता है ना कि कहाँ पे कौन सी चीज़ आनी चाहिए, तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी लिख दोगे ना, मतलब अगर आपने दोनों चीज़ भी लिख दी तो भी चल जाएगा, मतलब जो आपका सही होगा उस चीज़ का आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बट उस केस में थोड़ा सा आपका टाइम वेस्टेज होगा, तो वो आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, आपको अपनी स्पीड शुरू से बना के चलनी पड़ेगी। सो ये थी मेरी ऑडिट की स्ट्रैटेजी। अगर आपको यहाँ पे कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको कहीं भी कुछ खराब लगा तो आप मुझे जरूर से कमेंट्स में बता सकते हो, मैं जरूर से उसे इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।